सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अम्बेडकर संदेश शुरू हो रहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4। सम्मानित साथियों, ये पहला अम्बेडकर संदेश होगा जो खंड 4 से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे ठीक पूर्व हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 शुरू किया था और खंड 4 का शीर्षक हम आपको बता दें। इस शीर्षक को देखते हुए महत्वपूर्ण होने के नाते डॉक्टर अम्बेडकर साइमन कमीशन के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आधारित एक खंड 4 है, जिसकी शुरुआत आज के अम्बेडकर संदेश में हम कर रहे हैं। जैसे ही हमने इस अम्बेडकर संदेश यानी खंड 4 को हमने खोला, मेरे साथियों, बाबा साहब का एक क्रांतिकारी विचार यहाँ पर हमें मिलता है। उस क्रांतिकारी विचार में एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है। वो संदेश सबसे पहले हम देना उचित समझते हैं। वो संदेश क्या है? यहाँ पर बाबा साहब प्रेम और घृणा के बारे में बात करते हैं और वो स्वयं भी इस बात को बताते हैं कि वो आखिर किस से प्रेम करते हैं और किस चीज़ से बहुत अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं। तो मेरे साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब 4 से घृणा करते हैं और ऐसी ही 4 चीज़ें हैं जिनसे बाबा साहब बहुत प्रेम करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बाबा साहब के उस कोटेशन को जान लेते हैं जो यहाँ पर सबसे पहले, जैसे ही यहाँ पर पहला चैप्टर शुरू होने से पहले ही सुंदर सा कोटेशन बाबा साहब का लिखा है। बाबा साहब कहते हैं कि यदि व्यक्ति का प्रेम तथा घृणा प्रबल नहीं है तो वह यह आशा नहीं कर सकता कि वह अपने युग पर कोई प्रभाव छोड़ सकेगा और ऐसी सहायता प्रदान कर सकेगा जो महान सिद्धांतों तथा संघर्ष की अपेक्षा लक्ष्यों के लिए उचित हो। मैं अन्याय, अत्याचार, आडंबर तथा अनर्थ से घृणा करता हूँ। मेरे साथियों, यही वो 4 हैं जिनसे बाबा साहब घृणा करते हैं। पहला, अन्याय, अत्याचार, आडंबर और अनर्थ। कई बार लोग अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। बाबा साहब इस बात को यहाँ पर घृणा की नज़र से देखते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, जनरली तौर पर सबसे पहले आइए हम कोटेशन को पढ़ लेते हैं बाबा साहब का। तो बाबा साहब कहते हैं, मैं अन्याय, अत्याचार, आडंबर तथा अनर्थ से घृणा करता हूँ और मेरी घृणा उन सब लोगों के प्रति है जो उन्हें अपनाते हैं। जो इन्हें अपनाते हैं यानी कि जो व्यक्ति अन्याय करता है, अत्याचार करता है, आडंबर, जो व्यक्ति आडंबर को मानता है, और चौथा जो अनर्थ करता है। तो बाबा साहब इन चार चीजों को अपनाने वाले व्यक्ति से घृणा करते हैं। ये बात बाबा साहब कहते हैं और मेरी घृणा उन सब लोगों के प्रति है जो इन्हें अपनाते हैं, वे दोषी हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मैं अपने आलोचकों को ये बताना चाहता हूं कि मैं अपने इन भावों को वास्तविक बल व शक्ति मानता हूं। वे केवल उस प्रेम की अभिव्यक्ति है जो मैं उन लक्ष्यों व उद्देश्यों के लिए प्रकट करता हूं जिनके प्रति मेरा विश्वास है। आखिर बाबा साहब का विश्वास किन के प्रति है? तो मेरा एक विश्लेषण है मेरे साथियों, बाबा साहब समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व में असीम विश्वास करते थे। और यही कारण है कि भारतीय संविधान जब बनाना शुरू किया बाबा साहब ने, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 मानवीय मूल तत्व शीर्ष स्तर पर बाबा साहब ने समाहित किए हैं। तो मेरे साथियों, बाबा साहब 4 यानी कि अन्याय, अत्याचार, आडंबर और अनर्थ से घृणा करते हैं और प्रेम करते हैं समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व से। इसमें बाबा साहब का अटल विश्वास है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है। बाबा साहब एक बात कहते हैं कि जो ये 4 चीजें अपनाते हैं उनसे भी हम घृणा करते हैं। अक्सर लोग कहते ये मिल जाते हैं कि शराब से नफरत कीजिए, शराबी से नहीं। बाबा साहब यहाँ पर जो व्यक्ति ये अन्याय, अत्याचार, आडंबर, अनर्थ, जो लोग ये कहते हैं कि शराब से नफरत कीजिए, शराबी से नहीं, तो वो लोग ये भी कह सकते हैं कि अन्याय, अत्याचार, आडंबर, अनर्थ से आप नफरत कीजिए, लेकिन इनको अपनाने वाले व्यक्ति से नफरत मत कीजिए। वो लोग ऐसा कह सकते हैं। बाबा साहब इन दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं। अन्याय, अत्याचार, आडंबर, अनर्थ से घृणा करते हैं और इन चारों तत्वों को अपनाने वाले व्यक्ति से भी बाबा साहब घृणा करते हैं। तो मेरे साथियों, आज सुंदर सा कोटेशन के साथ आज का ये जो खंड 4 है ये शुरू हो रहा है। खंड 4 में हम लोग जिन विषयों पर विशेष बातचीत करेंगे
बम्बई प्रेसिडेंसी की सरकार के गठन से संबंधित कुछ चीजें होंगी, उसमें 6 बिंदु रहेंगे। प्रांत के क्षेत्र का पुनर्वितरण, प्रांतीय कार्यपालिका, प्रांतीय विधायिका, प्रांतीय स्वायत्तता, लोक सेवाएं, सिफारिशों का सारांश, ये हम लोग यहाँ पर अंबेडकर संदेश के माध्यम से जानेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण अध्याय है दलित जातियों की शिक्षा पर बाबा साहब ने क्या कुछ कहा है। दलित जातियों के हितों की रक्षा, भारतीय सांविधिक आयोग के समक्ष, यानी कि जो साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन के समक्ष बाबा साहब ने लगभग 295 प्रश्नों का जवाब दिया है मेरे साथियों। वो दोनों 295 प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे और बाबा साहब ने क्या जवाब दिया है वो जवाब भी हम आपके समक्ष इसी खंड में रखने वाले हैं। दलित वर्गों संबंधी भारतीय मताधिकार कमेटी का गठन किया गया था और उस संबंध में बाबा साहब के क्या विचार हैं, ये अंबेडकर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 है, इतनी चीजें इसके अंतर्गत हम लोग अंबेडकर संदेश के माध्यम से एक एक कर प्रसारित करेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज का जो अंबेडकर संदेश है वो बम्बई प्रेसिडेंसी की सरकार के गठन के बारे में रिपोर्ट, और जिसमें विशेष तौर प्रांत के क्षेत्र का पुनर्वितरण किस तरह से किया जाए, इस संबंध में परिच्छेद 1 में बाबा साहब ने क्या कुछ लिखा है हम आपके समक्ष अब प्रस्तुत करते हैं। आज का अंबेडकर संदेश आपकी सेवा में BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि बम्बई प्रेसिडेंसी का क्षेत्रफल लगभग 12,23,541 वर्ग मील है। इसे 4 स्पष्ट भाषाई खंडों में बांटा जा सकता है और वे हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और सिंध। इन खंडों के लोग काफी अरसे तक एक ही प्रशासन के अधीन एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक पिछले 110 वर्षों से बम्बई प्रेसिडेंसी के अंग रहे हैं, जबकि सिंध को प्रेसिडेंसी में 85 वर्ष पहले मिलाया गया था। इस संघ में से अब कर्नाटक और सिंध प्रेसिडेंसी से अलग होने की मांग कर रहे हैं। अलग होने के लिए दलील ये दी गई है कि प्रांत प्राकृतिक इकाई नहीं है, यह जाति या भाषाई एकता की कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता और वस्तुतः समजातीय समूहों को जानबूझकर तोड़कर तथा उन्हें विषय जाति समूह से जोड़कर इसे बनाया गया है। इसे एक बुराई कहा गया है। इस बात पर जोर देकर कहा गया कि प्रांतों के टुकड़े करके उनकी विशिष्ट संस्कृतियों का गला घोंट दिया गया है और दूसरे बड़े समूहों के साथ मिलाकर उन्हें राजनीतिक रूप से पंगु बना दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि कर्नाटक के मामले में इस दलील में कुछ बल है। ये सच है कि प्रशासन की दृष्टि से कर्नाटक के कई छोटे छोटे भाग करके उन्हें गैर कर्नाटक क्षेत्रों से मिला दिया गया है और इस तरह उनका अलगाव हो गया है। इस बात का भी खंडन नहीं किया जा सकता कि कर्नाटक का जो भाग बम्बई प्रेसिडेंसी से मिलाया गया है उसे बम्बई विधान परिषद में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण राजनीतिक रूप से हानि हुई है। ये सब तो है ही। इसके अलावा भी मैं बम्बई प्रेसिडेंसी से कर्नाटक के अलग होने का विरोध करता हूँ। एक भाषा एक प्रांत का सिद्धांत इतना बड़ा है कि इसे व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत को यदि लागू किया जाए तो बहुत से प्रांत बनाने पड़ेंगे और उससे सिद्ध हो जाता है कि वह व्यवहार योग्य नहीं है। यदि केवल जहाँ भाषा स्पष्ट सांस्कृतिक भाषा है जिसका अपना अतीत और भविष्य है और जहाँ सशक्त भाषाई चेतना विद्यमान है, जैसे सिद्धांत पर चलें तो भी इसे व्यवहार्य नहीं बनाया जा सकता। कारण यह है कि प्रत्येक ऐसी भाषा को जिसका अपना उज्जवल अतीत रहा है, यदि अवसर दिया जाए तो उसका भविष्य भी उज्जवल होगा और यदि प्रत्येक भाषाई समूह को शासन सत्ता सौंपी जाए तो उसमें भाषाई चेतना पैदा हो जाएगी। मैं जानता हूँ, बाबा साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ कि शायद इसके कारण कन्नड़ संस्कृति की बलि देनी पड़े। यद्यपि मुझे विश्वास नहीं है कि मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने का यह परिणाम होगा ही, लेकिन यदि यही परिणाम हो तो भी मेरे विचार से अफसोस की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी राय है कि आज वक्त का सबसे बड़ा तकाजा यह है कि जनता जनार्दन के मन में एक साझी राष्ट्रीयता की भावना पैदा की जाए। यह भावना नहीं चलेगी कि पहले वे भारतीय हैं और फिर हिंदू, मुसलमान या सिंधी और कन्नड़ हैं, बल्कि यह कि मूलतः भारतीय हैं और अंततः भारतीय ही हैं। बाबा साहब देखिए राष्ट्र के प्रति कितना असीम प्यार करते थे, प्रेम करते थे अपने देश से, राष्ट्र से। ये बाबा साहब की इस कोटेशन से आप समझ सकते हैं मेरे साथी। बाबा साहब कहते हैं हम मूलतः भारतीय हैं और अंततः भारतीय हैं। इस भावना को बाबा साहब डेवलप करना चाहते थे पूरे देश में, अखंड भारत में। जबकि लोग ऐसा मानते थे कि हम प्रथम भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं
और उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, तब बाबा साहब कहते हैं हम प्रथम भी भारतीय हैं और अंतिम रूप से भी भारतीय हैं। ये भावना होनी चाहिए व्यक्तियों के अंदर। बाबा साहब आगे कहते हैं कि यदि हमारा आदर्श यही है तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसे स्थानीय देशभक्ति और वर्ग चेतना की भावना को कट्टरता का रूप मिले। प्रांत के मौजूदा विषम जातीय स्वरूप के पक्ष में बात यह है कि यह बहुभाषी लोगों को भागीदारी के समान अवसर प्रदान करता है। इससे तो अलगाववादी भावना के प्रसार पर काफी हद तक अंकुश लगेगा ही। मेरा विचार है कि जिस व्यवस्था का परिणाम ऐसा लाभप्रद हो उसे बनाए रखना चाहिए। अतः मैं कर्नाटक की अलग होने की मांग का विरोध करता हूँ। यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी से कर्नाटक को अलग करने का बाबा साहब ने विरोध किया। बाबा साहब आगे कहते हैं कि मेरे साथियों ने कर्नाटक के अलग होने के दावे को सरसरी तौर पर इसलिए खारिज कर दिया कि कोई गवाह इसके समर्थन में सम्मेलन के सामने नहीं आया। मुझे इसके बारे में कोई अफसोस नहीं है क्योंकि इस विषय पर मैं अपने साथियों की सिफारिश से सहमत हूँ। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सिंध के बारे में मेरे साथियों का निष्कर्ष अलग है। मेरी राय में कर्नाटक की तुलना में सिंध का कोई मामला नहीं बनता। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि बम्बई प्रेसिडेंसी में शामिल होने से सिंध को काफी लाभ हुआ है। काफी दूरी होने के बावजूद सिंध को परिवार के गौर सदस्य का दर्जा देने के बदले अति सम्मानजनक शर्तों पर एक पड़ोसी का ऊंचा दर्जा दिया गया है। सिंध के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख एक कमिश्नर करता है जिसका पद लगभग गवर्नर जैसा है। अतः कहना पड़ेगा कि सिंध ने अपनी स्वतंत्रता की गरिमा बनाए रखी है। उसे अपनी पुरानी और परंपरागत विधि संहिता बनाए रखने की अनुमति दी गई है। केवल प्रेसिडेंसी के लिए पास किया गया कोई भी नया कानून शायद ही कभी सिंध पर लागू किया गया हो जब तक कि वह उसके विशेष रूप से लाभकारी न समझा गया हो। सिंध के ट्रिब्यूनल प्रेसिडेंसी के ट्रिब्यूनलों के अधीन नहीं है, वे पूर्णतः स्वतंत्र हैं। उसकी लोक सेवा प्रेसिडेंसी की लोक सेवा से वस्तुतः अलग है और उसमें सिंध के ही लोग हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि प्रेसिडेंसी के साथ जुड़ने से उसे कोई आर्थिक हानि हुई है। इसके विपरीत वह प्रेसिडेंसी के सहारे इतनी तेजी से तरक्की करने में समर्थ हुआ जितनी वह अपने बलबूते पर नहीं कर सकता था। प्रेसिडेंसी के साथ मिलने से ही वह उसके विशाल संसाधनों का इतना प्रचुर उपयोग भी कर सका है। सरकार ने भी सिंध की ओर पूरा ध्यान दिया है, जो दिया भी जाना चाहिए था। असल बात यह है कि सुधार लागू होने के बाद से सिंध ने बम्बई सरकार पर जितना प्रभाव डाला है वह उसके आकार के अनुपात से बहुत अधिक है। इन तथ्यों को देखते हुए ये समझना मुश्किल है कि सिंध को अलग होने से इससे अधिक और क्या मिलेगा। उसे प्रेसिडेंसी के साथ मिलने से कोई हानि नहीं हुई है और अलगाव के समूचे लाभ मिले हैं। ये भी स्पष्ट है कि सिंध के सभी संप्रदायों ने मिलकर ये मांग नहीं की है। कमीशन और कमेटी के संयुक्त सम्मेलन के सामने जो सबूत पेश किए गए उनसे सिंध के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच तीव्र मतभेद का पता चला है। जहां मुसलमान अलग होने के पक्ष में थे वहां हिंदू इसका विरोध कर रहे थे। इस प्रश्न पर जब मैंने सिंध के जनमत के इतिहास का अध्ययन किया, बासा कहते हैं, तो मुझे ज्ञात हुआ कि सिंध के राजनीतिक रूप से प्रबुद्ध लोगों ने सिंध की स्थिति के बारे में केवल 1917 में एकजुट होकर प्रश्न उठाया था। अगस्त 1917 की घोषणा के बाद भावी सुधार योजना में सिंध के स्थान के बारे में विचार करने के लिए नवंबर 1917 में सिंधियों का एक विशेष सम्मेलन हुआ। ध्यान दीजिए, सिंधियों का यानी कि सिंध के लोगों का एक विशेष सम्मेलन होता है। सिंध के जाने माने मुसलमान नागरिक माननीय श्री GM भुरगरी सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। सम्मेलन के अध्यक्ष एक हिंदू सज्जन श्री हरचंद राय विश्नदास थे। सम्मेलन के सामने 4 विकल्प थे। नंबर 1, सिंध को अलग प्रांत करना, सिंध को अलग प्रांत बना देना। नंबर 2, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक प्रांत बनाना। नंबर 3, सिंध को पंजाब के साथ मिलाना। और नंबर 4, सिंध का बम्बई के साथ ही बने रहना। अब ध्यान दीजिएगा, ये बात उल्लेखनीय है कि इस विशेष सम्मेलन ने 4 विकल्पों में से 3 विकल्प अस्वीकार कर दिए। 4 विकल्पों में से 3 विकल्प अस्वीकार कर दिए। इनमें से सिंध को अलग प्रांत बनाने का प्रस्ताव भी शामिल था। सम्मेलन ने न केवल अलग प्रांत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया बल्कि हिंदुओं और मुसलमानों के समर्थन से एक प्रस्ताव भी पास किया। इस प्रस्ताव के अनुसार सिंध के कमिश्नर का दर्जा कम करके उसे प्रेसिडेंसी के डिविजनल कमिश्नर के बराबर करके सिंध और प्रेसिडेंसी के बीच घनिष्ठ मेल की सिफारिश की गई। हिंदुओं और मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत मंत्री श्री मॉन्टेग्यू
और वायसराय लॉर्ड रीडिंग से मिलने गया। कहा जाता है कि प्रतिनिधि मंडल ने जोर देकर कहा कि सिंध अलग प्रांत नहीं बनना चाहता। सम्मेलन के 1918, 1919, 1920 में हुए बाद के अधिवेशनों में भी दोनों संप्रदायों के सदस्यों ने यही रुख अपनाया, यानी कि वो सिंध को अलग प्रांत बनाना नहीं चाहते थे। असहयोग आंदोलन की लहर के कारण 1920 के बाद सम्मेलन ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया। इस विवेचन से स्पष्ट है कि मुसलमानों ने ही अपना रुख बदला है और वे ही स्वीकृत दृष्टिकोण से पीछे हटे हैं। अतः ये मांग संयुक्त मांग न होकर केवल एक वर्ग की मांग है, जो केवल मुस्लिम संप्रदाय द्वारा की गई है, यानी कि मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा सिंध प्रांत को अलग करने का मांग उठाई गई थी। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकेंगे मेरे साथियों। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1917 में जो सिंधियों के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, तो इस सम्मेलन के सामने 4 विकल्प थे। वो 4 विकल्प क्या थे? चारों विकल्प आप बताने की कोशिश कीजिएगा। 4 में से कोई एक विकल्प जरूर बताइएगा, ये हमारा आपसे विशेष निवेदन है। आज के अम्बेडकर संदेश, जो कि पहला अम्बेडकर संदेश है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 का, निश्चित तौर पर इसको आपके द्वारा शेयर किया जाना चाहिए। मेरे साथियों, जरूर आप विचार कर रहे होंगे कि खंड 1 के बाद खंड 4 ही क्यों, खंड 2 और खंड 3 क्यों नहीं? तो मेरे साथियों, अभी हमने ये दृष्टिकोण अपनाया है कि हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो ज्वलंत प्रश्न है, जिनके बारे में समाज की तीव्र इच्छा है, बुद्धिजीवी जानना चाहते हैं कि आखिर साइमन कमीशन में क्या हुआ। साइमन कमीशन की हूबहू कार्यवाही से परिचित होना चाहते हैं और इसलिए साइमन कमीशन पर आधारित ये खंड 4 हमने शुरू किया। खंड इसके बाद 5वां जो है गोलमेज सम्मेलन को लेकर है। गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर इस विषय को लेकर है, तो खंड 5 इसके बाद शुरू करेंगे। तो इस तरह से जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसे हम और आप महसूस कर सकते हैं कि इस समय इस तरह की चीज़ें, जो ऐतिहासिक जानकारी है, वो समाज तक पहुँचे। खंड 2 और खंड 3 भी बहुत महत्वपूर्ण अम्बेडकर संदेश, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय हैं, लेकिन उन्हें उचित समय पर उन्हें भी प्रस्तुत जरूर करेंगे। लेकिन पहले जो ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे हैं उनको हम आपके समक्ष रखेंगे, और इसीलिए हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 को चुना है। ये हमारा चुनाव कैसा लगा आपको, ये भी आप बता सकते हैं। यदि इसमें किसी संशोधन की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हम भरसक कोशिश करेंगे कि आपके सुझाव को हम अपने कार्य योजना में सम्मिलित करें। आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने की दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमस्कार। साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा। प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।